नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फैसला आया, उसके बाद से एक तरह से ये हाशिए पर चला गया। इसकी आवाज़, इसकी जो इसका जो प्रभाव था वो लगभग ख़त्म हो गया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन 1973 में इंदिरा गांधी ने करवाया था और इसका घोषित उद्देश्य, ये एक एनजीओ है, जो इसका घोषित उद्देश्य है वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। अब ये सब एक सेकुलर कंट्री में हो रहा है, इस पर कहीं कोई एतराज़, कोई शोर शराबा, कोई उंगली नहीं उठी और ये 1973 से चल रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये एक तरह से डिक्टेट करता था सरकार को अपनी टर्म्स। जब से ये बना है तब से उसका फैसला, उसके बयान, उसके आरोप, उसकी मांग, सरकारों में हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध कर सके। सरकारों में ये साहस नहीं था कि उसके खिलाफ बोल सके। सरकार को सीधे या किसी बहाने से उनकी मांग को मानना पड़ता था। पिछले 7 साल में ये सब बदल गया है। समस्या यहीं से शुरू हुई कि मोदी सरकार ने इस बोर्ड को डिफंक्ट कर दिया है। ये बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 की रक्षा करता है। उसमें जो मुसलमानों के निजी मामले हैं, पर्सनल लॉ हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। कौन हस्तक्षेप करेगा? संविधान, सरकार। यानी संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में लागू नहीं होंगी। मतलब उनके जो पर्सनल लॉ के मामले हैं, निजी मामले हैं मुसलमानों के, वो भारत के संविधान से नहीं चलेंगे, वो उनके जो शरिया है उसके मुताबिक चलेगा। और इस सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, घोषणा नहीं की कोई। जिस तरह से कदम उठाए, पहला 3 तलाक, बहुत हल्ला मचाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये शरिया के मुताबिक नहीं है। फिर जब ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये धर्म के खिलाफ है तो इस पर हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, तो ये आया कि भाई शरिया में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। शरिया के नाम पर कितना बड़ा एक जो है कहें कि व्यापार चलाया जा रहा है दशकों से। उसकी जो ठेकेदारी जिन लोगों ने ले रखी है, जिनकी दुकानें चलती थी, वो सब इस समय परेशान हैं। परेशानी का कारण फिर क्या बना? फिर परेशानी का कारण बना अयोध्या पर जो जजमेंट आया, उसके बाद 370 का हटना। अच्छा, 370 से कश्मीर के बाहर के मुसलमानों का क्या लेना देना, लेकिन उसका विरोध हुआ। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद से उनको समझ में आ गया है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसके रहने से, इस अनुच्छेद के रहने से उनको कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान बहुत सारा था। उसके बाद सीए का कानून आया तो उसका विरोध शुरू हुआ। सीए का कानून, जिसका भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसको इस नाम पर उसका विरोध किया गया कि इससे मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा, फलाने कैंप में भेज दिया जाएगा। ये सब बातें, झूठी बातें फैलाई गई और इसमें पढ़े लिखे मुस्लिम तबके ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने की सिफारिश ताहिर महमूद जैसे स्कॉलर, आरिफ मोहम्मद खां जैसे पॉलिटिशियन और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू, उनके सहित बहुत से लोग ये मांग कर चुके हैं, कह चुके हैं कि इस बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। इसका कानूनी रूप से इसका कोई वजूद नहीं है। इसको केवल एक ब्लैकमेलिंग के हथियार के रूप में मुसलमानों के नेतृत्व का एक वर्ग इस्तेमाल करता है। तो अब वो चलना बंद हो गया है। 3 तलाक का कानून बन गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं कर पाया। फिर विरोध शुरू हुआ जब सरकार ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की जाएगी और इसके लिए बिल लेकर आई सरकार और कहा कि सभी धर्मों पर ये लागू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल
हिंदू लड़कियों पर यह लागू होगा। जेंडर इक्वलिटी का मामला है, लड़कियों के विकास का मामला है, देश के विकास का मामला है। इसलिए 21 साल की उम्र कम से कम होगी शादी की। 21 साल से पहले किसी लड़की की शादी कानूनन नहीं हो सकती है। तो इसको इस्लाम पर हमला बताया गया। अब आप देखिए कि ये किस तरीके से मुद्दे को दूसरा रूप दिया जाता है, उसको धार्मिक रूप दिया जाता है कि ये इस्लाम पर हमला है, ये मुसलमानों पर हमला है, ये मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। सरकार ने कुछ नहीं सुना है। संसद के अगले सत्र में इस मामले पर कानून बन जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो कुछ न कर पाने की ये जो उनका एंटाइटलमेंट था कि हम जो चाहेंगे सरकार से वो करवा सकते हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही था जिसने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलवाया था शाहबानों के मामले में। उसी के दबाव में, मौलानाओं के दबाव में, कांग्रेस की सरकार, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया संसद से कानून बनाकर। ये ऐसा इनको अधिकार मिला हुआ था। इन्हीं के दबाव में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए जब 1989 में शिलान्यास हुआ तो उसको रुकवाया इनके दबाव में, इन्हीं के दबाव में रोका गया। इनको इस बात पर भी एतराज़ है कि वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, उसका विरोध होता है। और विरोध का स्तर देखिए आप, इसका विरोध करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी तक है। तो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों में इस मामले में कोई अंतर नहीं। मजहब का मामला जब आता है, मजहबी अंधविश्वास का मामला जब आता है, तो इसमें पढ़ा लिखा मुसलमान और जाहिल अनपढ़ मुसलमान, उस दोनों में कोई फ़र्क नहीं। दोनों एक भाषा बोलते हैं, दोनों रटी रटाई भाषा बोलते हैं। दोनों के लिए इस ऐसे मुद्दों पर इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो नया मुद्दा क्या है? नया मुद्दा अपने सर्वाइवल के लिए खोजा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया आज। इससे पहले सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया, जो शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर जारी हुआ, कि 1 जनवरी से सभी स्कूलों में देश के सूर्य नमस्कार का प्रोजेक्ट चलेगा। और ये स्वतंत्रता दिवस का जो अमृत महोत्सव है, उसके तहत, उसके आयोजन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और 26 जनवरी को इसका एक म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन होगा जिसमें 7.5 लाख बच्चे शामिल होंगे। और ये अभियान जो है 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये हमारे धर्म पर हमला है, शरिया के खिलाफ है ये, और मुस्लिम बच्चों को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनको सूर्य नमस्कार में के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वो सरकार जो है ये अपना सर्कुलर वापस ले ले, या कम से कम इसको मुस्लिम बच्चों पर लागू न किया जाए। सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगता नहीं कि जवाब आएगा। सूर्य नमस्कार योगासन की एक मुद्रा है, इसमें धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर में जो इस्लामिक देश हैं, तमाम इस्लामिक देशों में योगासन और सूर्य नमस्कार को अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों को, और उससे ज़्यादा भारत में जो अपने को तथाकथित रूप से सेकुलर कहते हैं, उस जमात को, वो लेफ्ट लिबरल जो बिरादरी अपने को लिबरल बताती है, वो इतनी इलिबरल है कि वो कोई भी ऐसी बात जो सनातन धर्म से जुड़ी हो, या जिसको सनातन धर्म से जोड़ा जा सकता हो, जैसे योगासन को बार बार जितने भी योग के जानने वाले हैं सब कहते हैं कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको जोड़ा जाता है कि ये हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबको विरोध करना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की मानसिकता पैदा करने की कोशिश पिछले 75 साल से हो रही थी, और अब उसको जो रोकने की कोशिश हो रही है, तो कितना रेजिस्टेंस है। उसकी वजह ही है कि बहुत से लोगों की दुकान बंद हो रही है, उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। इसी एंटाइटलमेंट के जरिए उन्होंने पिछले 74-75 साल जो है मौज मस्ती की,
वो सब खत्म हो रहा है। इसकी वजह से विरोध है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड को हर उस चीज़ से विरोध है जो मॉडर्न है, जो साइंटिफिक है, जो मनुष्य के विकास में सहायक है, जो जेंडर इक्वलिटी की बात करती हो, जो लोगों के बीच में बराबरी की बात करती हो, जो देश के संविधान की बात करती हो, जो बात लोगों को बराबरी का हक देने और भारत के हर नागरिक को एक समान समझने का हो। उन सब बातों से विरोध है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। तो ऐसे बोर्ड को क्यों नहीं भंग कर दिया जाना चाहिए? इसकी मांग लंबे समय से होती रही है। इसकी ज़रूरत नहीं है। जब देश का संविधान है, देश का कानून है, तो फिर ऐसे बोर्ड की क्या ज़रूरत है? ऐसे बोर्ड का औचित्य भी क्या है? ये जो ब्लैकमेल का खेल चल रहा था, सौदेबाजी का खेल चल रहा था इतने सालों से, वो अब बंद होना चाहिए। हालांकि बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि इस तरह से दबाव बनाकर, अब आप देखिए विरोध किस किस चीज़ का हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ATS, एंटी टेरर स्क्वाड जो है, उसके भवन का शिलान्यास किया। उस पर विरोध हो रहा है। उसको मुसलमानों पर जो है वो हमला बताया जा रहा है, इस्लाम पर हमला बताया जा रहा है कि देवबंद में क्यों हो रहा है। तो आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये क्या कहना चाहते हैं? क्यों इस बात का विरोध होना चाहिए कि ATS का सेंटर देवबंद में बन रहा है? दुनिया भर में जितने बड़े आतंकवादी पकड़े गए या मारे गए हैं, सबका कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई तार जो है वो देवबंद से जुड़ा रहा है। पाकिस्तान तक कहता है कि हमको क्या दोष देते हैं आप? टेरर की फैक्ट्री तो आपके यहाँ है, देवबंद में है। देवबंद से ही पढ़कर आए हुए हैं हमारे यहाँ सारे मौलाना। ये ATS का भवन, ATS का केंद्र जो है अगर खोला जा रहा है देवबंद में, इसमें क्या बुराई है? आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाना, अंकुश लगाना, उनको रोकना, आतंकवादियों को पकड़ना, मारना, इसमें क्या बुराई है? देश की सुरक्षा के खिलाफ क्यों आप खड़े हैं? क्या शरिया ये कहती है कि देश की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? या क्या शरिया इस बात की इजाज़त देती है कि आतंकवादियों को फलने फूलने का मौका देना चाहिए? आप विरोध करके एक तरह से परोक्ष रूप से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह की सोच वालों के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। जो इस सोच के नहीं हैं, जो इन चीज़ों को, जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको सही मानते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है, ये समाज के विकास के लिए हो रहा है, ये देश के विकास के लिए हो रहा है, इसलिए उनको समस्या नहीं है। लेकिन जिनको समस्या है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये समस्या और बढ़ने वाली है, ये गर्मी और बढ़ने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।